नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चटपटी और मज़ेदार खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। योगी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार 2 साल बाद आखिरकार हो पाया। इंतजार करते करते राजभर की आंखें थक गई थी जब उन्होंने हठयोग का ऐलान कर दिया कि इस बार बिना राजपाट मिले होली नहीं मनाई जाएगी। तो भाजपा ने भी समय रहते उनको राजपाट लौटा दिया। अब वो खुशी से होली मना सकते हैं। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार काफ़ी समय से प्रतीक्षा में था। बीजेपी के लोगों को भी उसकी उतनी ही प्रतीक्षा थी, लेकिन वो अनुशासन के नाम पर मुंह नहीं खोल पाते थे। राजभर जब जब बोलते थे, बीजेपी के भीतर बैठे हुए नेताओं को बड़ी खुशी मिलती थी कि राजभर का दबाव काम आए, हो सकता है वो भी मंत्री बन जाए। हालांकि जिन्हें उम्मीद थी उन्हें मिली नहीं, उनका नाम गायब हो गया। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो दिग्गज थे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और एक छुपा रुस्तम इसमें बाजी मार ले गया। राजभर और दारा सिंह के साथ आरएलडी का शपथ ग्रहण तो तय था, होना है, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला नाम सुनील शर्मा का रहा। सुनील शर्मा गाजियाबाद से 2 लाख वोटों से ज़्यादा जीते हैं। वो पिछला चुनाव भी 1.5 लाख वोटों से ज़्यादा जीते थे साहिबाबाद से। तो वो मान लो हकदार थे, उनको पहले मिल जाना चाहिए था। पर आरएलडी कोटे में एक मंत्री और आ रहा था। ये तो अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 13 विधायक हमारा और 1 मंत्री और 9 विधायक आरएलडी का, 2 मंत्री कैसे, ये फार्मूला समझ में नहीं आता है, सेट नहीं है। ऐसे में बीजेपी पीछे हट गई। अन्यथा प्रदीप कुमार जो हाथरस से विधायक हैं आरएलडी के, उनका भी मंत्री बनना लगभग फाइनल हो गया था। सुनील शर्मा जरूर एक ऐसे कामयाब नाम के तौर पर उभरे जिनके बारे में किसी को कोई अंदाजा ही नहीं था और कहां से आशीर्वाद उनको मिला। अब योगी मंत्रिमंडल में 56 मंत्री हो गए हैं। 4 पद अब भी खाली है। आकाश सक्सेना, जिनको बड़ी उम्मीदें थी कि रामपुर में आजम खां को हराए हैं। अशोक कटारिया जो पहले परिवहन मंत्री रहे, वो भी मंत्री बनने की लाइन में थे, उनका भी नाम नहीं आ पाया। इधर राजभर के घर पे ढोल तमाशा नगाड़ा बज रहा है, खुशियाँ मिठाइयाँ चल रही है। तो उनके कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में लखनऊ आ गए कि लखनऊ में दारुल सफा पे पीला अंगोछा ख़त्म हो गया, कुर्ता तक नहीं मिला लोगों को। तो ये हुआ कि जो मिल जाए वही पहन लो और चलो। अब बात आती है कि आरएलडी को जितना मिला उतना शायद किसी को अब तक न मिला होगा। भाजपा ने अपने सहयोगियों को खुल कर दिया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की अभी बहुत सारी चीज़ें अधूरी हैं। अभी बेटे के एक टिकट हुआ है, अभी उनके दोनों बेटे किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। हो सकता है कि एमएलसी वाली सीट में उनका भी कुछ जुगाड़ बन जाए। संजय निषाद पूरी तरह संतृप्त हो चुके हैं, बहू बेटा बच्चा सहित खुद वो मंत्री हैं। तो दारा सिंह चौहान का आप हाल जान ही रहे हैं कि आसमान से गिरे थे, खजूर पेट के, फिर ज़मीन पे गिरे, फिर ज़मीन से बीजेपी ने झाड़ पोंछ के उनको खड़ा कर दिया। अब सिद्धार्थनाथ सिंह जो मुख्यमंत्री के कैंप के हैं, करीबी हैं, श्रीकांत शर्मा, इन लोगों के मंत्री बनने की प्रबल संभावना थी, लेकिन बाजी सुनील शर्मा मार ले गए। राजेश्वर सिंह, जिनको आप जानते होंगे, राजेश्वर सिंह लखनऊ से विधायक हैं। उनकी लोकप्रियता, उनके सामाजिक कार्य आप मीडिया में भी देखते हैं और लोग जानते भी हैं। तो ये नाम चर्चा में होने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाए। पार्टियों की हसरतें पूरी हो गई। जिनके दरवाजे पे कई साल से लाल बत्ती नहीं रुकी थी, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सुभाषपा कार्यालय, आरएलडी कार्यालय, यहाँ पर तो शायद कई सालों बाद दिवाली जैसा माहौल था। लेकिन अभी भाजपा के कई सारे लोगों को इंतज़ार है। भाजपा ने एक बात पर जरूर चुप्पी साधी, सहयोगियों के परिवारवाद पर
वो नज़रअंदाज करते हैं, उसको आंख मूंद लेते हैं। लेकिन अपने यहाँ जब किसी चयन होता है तो नियम कानून की किताब खोल के बैठ जाते हैं कि फलाने के पिताजी, भाई, चाचा फलाने पद में, इसलिए अभी तुम रुको। तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी हसरतें अभी अधूरी हैं। अब आने वाले वक्त में ये मान के चलिए कि अगर अगला विस्तार भी होगा तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से पहले तो संभव नहीं है। अब बात एक ऐसी खबर की जो अफसरों के रिटायरमेंट के बाद सुख सुविधाओं से लैस हो, गाड़ी घोड़ा हो, रौब-दाब भी हो और आरामगाह की तरह भी हो। रिटायरमेंट के बाद जैसे लाव लश्कर हटता है तैसे उनका मन घर पर नहीं लगता, उचट जाता है, उतना शायद सम्मान भी नहीं मिलता। नौकरी के दौरान बहुत अच्छे रिश्तेदारों के साथ उन्होंने अपने रिश्ते भी नहीं रखे, इसलिए लोग मिलने जुलने वाले भी कम आते हैं। तो अब रिटायरमेंट का समय कटे कैसे? नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, तेल पानी की भराने की व्यवस्था सरकारी तंत्र से कैसे हो, इस जुगाड़ में वो दिन ब दिन लगे रहते हैं। तो जब सरकारी पद का जो जुगाड़ है वो कहाँ पूरा होता है? राज्य सूचना आयोग जैसे जगहों पर। राज्य सूचना आयोग, एक मुख्य सूचना आयुक्त समेत 10 सूचना आयुक्तों की वहाँ पर तैनाती होती है और 11 लोगों का एडजस्टमेंट वहाँ हो जाता है। एक बार अगर आपका चयन हो गया तो 3 साल के लिए सारी व्यवस्था फिट हो गई। चीफ सेक्रेटरी के बराबर वेतनमान होता है, उसी तरह का रैंक हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश के सूचना आयोग पिछले महीने से एकदम पूरी तरह से खाली था, यानी कि 11 के 11 पद खाली चल रहे थे। भावेश कुमार सिंह जब रिटायर हुए मुख्य सूचना आयुक्त पद से, उसके बाद वहाँ 6 सूचना आयुक्त बचे थे, वो इसी फरवरी में रिटायर हो गए। यानी कि सूचना आयुक्तों के 10 पद और एक मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली हो गया। कयास चल रहा था। इन पदों पर आईएएस अफसर हमेशा बाजी मारते हैं, बड़े बड़े नाम सुनने में आते हैं। कभी आ रहा था कि यहाँ पर नवनीत सहगल का नाम चल रहा है, कभी आ रहा था कि प्रशांत त्रिवेदी का नाम चल रहा है, अमित मोहन प्रसाद का भी नाम चल रहा है, कई सारे नाम चल रहे थे। लेकिन पिछले बुधवार की रात को मुख्यमंत्री ने बैठक करके राजकुमार विश्वकर्मा, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं और 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं, रिटायर्ड हैं, उनको राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नामित कर दिया। तो राजकुमार विश्वकर्मा की लॉटरी लग गई और उनको 3 साल के लिए उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त सरकार ने नियुक्त कर दिया। बड़े बड़े आईएएस अफसर ताकते रह गए, फेल हो गए। और बाजी यही नहीं रुकी है पुलिस वालों की, सुधीर सिंह ने भी बाजी मारी और वो भी सूचना आयुक्त बनने में कामयाब रहे। पुलिस के बाद पत्रकारों ने भी यहाँ पर जम के जो है पद हासिल किए। 4 पत्रकारों को राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है और सिर्फ एक अधिकारी हैं, शकुंतला गौतम, पूर्व आईएएस अफसर हैं, जिनको सूचना आयुक्त का पद मिल पाया आईएएस में। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसी महीने 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं अमित मोहन प्रसाद, वो रिटायर हो रहे हैं। यूपी में एमएसएमई के एसीएस हैं, मुख्यमंत्री के काफ़ी भरोसेमंद हैं, लेकिन अमित मोहन प्रसाद को अवसर नहीं मिला, उनका मामला पत्ता कट गया। ऐसा क्यों हुआ, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो सूचना आयुक्तों के चयन की कमेटी बनी हुई है उसमें मुख्यमंत्री समेत उत्तर प्रदेश के नेता विपक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हैं, सरकार के एक मंत्री सुरेश खन्ना भी शामिल हैं। 3 लोगों की ये कमेटी है सूचना आयोगों के चयन की। अब बात यह आती है कि क्या नेता विपक्ष खाली दस्तखत करने के लिए होता है या अखिलेश यादव की भी 2-3 आदमी इसमें चयनित किए गए हैं? ये महत्वपूर्ण खबर है। पत्रकार जो चयनित हुए हैं उसमें से 2 अखिलेश यादव की ओर से दिए गए नाम हैं। नेता विपक्ष के तौर पर चूंकि वो भी चयन कमेटी में हैं, उनके सुझाए गए नामों पर सरकार को नियुक्ति करनी पड़ी है। जब बड़े लोग बैठते हैं तो पदों का आपस में डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेते हैं, तो अपने अपने लोगों को इन सब जगहों पर उपकृत किया जाता है कि जाओ सुख सुविधा भोगो। रिटायरमेंट के बाद अफसरों को तो बहुत ही ज़रूरत होती है। पीएन द्विवेदी, आपने नाम सुना, इलाहाबाद से आए, लखनऊ में टहलते थे, 8-10 साल में संघ के निकट गए, उनका भी हो गया।
बीरेन सिंह बत्स जो साहित्यिक व्यक्ति भी हैं, मुख्यमंत्री के लिए कई सारे गाने लिख चुके हैं, हिंदुस्तान एजेंसी में रहे हैं, न्यूज़पेपर में रहे हैं और सूचना विभाग के उनके गानों को कई बार इनाम भी मिला है झांकी को देश में। उनको भी पत्रकारिता क्षेत्र से ही सूचना आयुक्त बनने का मौका मिला है। तो ये साफ है कि ये अवसर 3 साल पे एक बार आता है बहती गंगा में हाथ धोने का। इस बार मुख्यमंत्री ने आईएएस अफसरों को, बड़े बड़े नामों को काट कर आईपीएस अफसरों पर ज़्यादा भरोसा जताया है, पत्रकारों पर। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ब्यूरोक्रेसी के अफसर निराश हैं और वर्दी वाले खिले खिले चेहरे लिए घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो सियासी समीकरण है लोकसभा चुनाव के पहले का, विपक्ष के मामले में उसमें लगातार अफवाहें, परिवर्तन की सूचना, कई सारी कहानियां, रहस्य, ये सब चल रहा है। खास तौर से बहुजन समाज पार्टी मायावती को लेकर कभी कांग्रेस के साथ तो कभी भाजपा के साथ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पहले से इंडिया गठबंधन में है, उनके कार्यक्रम भी चल रहे हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी के। लेकिन मायावती के साथ भी कांग्रेस की बातचीत की बीच बीच में खबरें आती रहती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अखिलेश यादव 63 सीटों पर लड़ रहे हैं, 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बावजूद प्रत्याशियों को खोजने में उन्हें मुश्किलात आ रही हैं। ऐसे में एक अफवाह ये उड़ी कि मायावती और कांग्रेस के बीच कोई बातचीत हो रही है। अगर मायावती और कांग्रेस के बीच बातचीत हो रही है तो कांग्रेस क्या 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी जो इंडिया गठबंधन में उसे मिली है? लोग ये कहते हैं कि अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी इसी वजह से घोषित नहीं किए हैं। अमेठी और रायबरेली को अगर छोड़ दीजिए, जहां राहुल और प्रियंका का मामला है, तो बाकी जगहों पर अभी कांग्रेस की ओर से कोई नाम हवा में भी नहीं तैर रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्या मायावती कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन कर सकती हैं? क्या कांग्रेस और मायावती के इस ऐलान को आचार संहिता का इंतजार है कि आचार संहिता आ जाए तब किया जाए, या कोई खिचड़ी ऐसी पक रही है जिसमें कांग्रेस भी हो, मायावती भी हो और अखिलेश यादव भी हो? चर्चा यह है कि सोनिया गांधी और मायावती के बीच कुछ बात हुई है। सीटों का बंटवारा इधर वो कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी 29 प्रत्याशी घोषित भी कर चुकी है, कांग्रेस कर नहीं रही है। अब कांग्रेस के हाईकमान का कुछ ऐसा संदेश है प्रदेश के नेताओं को कि अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होगी, थोड़ा इंतजार करिए। मायावती अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ कोई मूवमेंट करती हैं तो यूपी की सियासत में भूचाल आना तय है, क्योंकि हाथी, पंजा और साइकिल अगर एकजुट हो गए तो फिर 2019 में एनडीए गठबंधन के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत बनी थी, 15 सीट झटक ले गए थे, अब की बार और ज़्यादा बड़ी परेशानी खड़ी कर देंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अब कुछ तर्कों पर आप ध्यान दीजिए। मायावती हर चुनाव में पहले प्रत्याशी घोषित कर देती थी, लीड ले लेती थी। अब की बार वो प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही हैं। क्या उनके कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं उनको लड़ने के लिए? मुस्लिम जो उनके यहाँ पर कैंडिडेट हैं, या 2 सांसद उनके जो मुस्लिम थे, दानिश अली और अफजाल अंसारी, वो छोड़ के चले गए। मुस्लिम नेताओं को ये डर लगता है कि अगर वो बसपा में रहे तो मायावती ने अभी राज्यसभा के चुनाव में वोट दे दिया भाजपा को। दूसरा स्टेप ये हुआ कि मायावती के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उनको भाजपा ने वाई कैटेगरी सुरक्षा प्रदान कर दी सरकार ने। तो ऐसे में उनकी जो सहानुभूति है, जो निकटता है, वो भाजपा की ओर जाती दिखती है और इससे मुसलमान वोट उनसे छिटक जाता है। तो मुसलमान प्रत्याशी इस मामले में भी पीछे सोच विचार में हैं। अब अगर मायावती इन 2 घटनाक्रमों के बावजूद पलटकर आचार संहिता के बाद इंडिया गठबंधन में आ जाती हैं तो फिर एक नया धमाका हो जाएगा। फिर उनके यहाँ भी टिकटार्थियों की लाइन लग जाएगी।
लेकिन समस्या यह आएगी कि पिछली बार वो 39 सीटों पर लड़ी थी, अब की बार कांग्रेस 17 सीट ले चुकी है, 63 सपक पास है। मायावती को फिर कितना मिलेगा? अगर तीनों मान लीजिए समझौता कर लें तब भी 35 सीट से नीचे तो मायावती उतरेंगी नहीं, और सपा 35 से कम नहीं आएगी तो कांग्रेस क्या 10 सीट पे लड़ेगी? बहुत सारी समीकरण और बातें हैं, लेकिन इंतज़ार करिए कि आचार संहिता कब लगती है। मायावती अपने दांव से हमेशा लोगों को चित करती रही हैं, लेकिन उनकी खामोशी से उनके कार्यकर्ता भी इस समय भ्रमित हैं। अब बात एक ऐसी खबर की जो पूर्वांचल में बाहुबली माने जाते थे, लेकिन अचानक से उनको जेल जाना पड़ा। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट उनके लिए बहुत भारी पड़ गई। लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद ही उन्हें अचानक से एक मुकदमे में सजा हो गई और वो जेल चले गए। खुद धनंजय सिंह और पूर्वांचल के लोग, सियासत के जानकार, इस फैसले से बड़े हतप्रभ और हैरान हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि धनंजय सिंह का कैरियर खत्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कोर्ट कारण है, मुकदमा कारण है, या कोई और सियासी कहानी कारण है? वैसे धनंजय सिंह जो थे वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता बने हुए थे और वो लोकसभा का टिकट चाहते थे, क्योंकि बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार एक साथ हैं, तो उनको लगा कि शायद वो भाजपा से ये सीट छोड़वा लेंगे। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को जौनपुर से भाजपा का कैंडिडेट घोषित कर दिया, जिसके बाद अगले दिन तुरंत धनंजय सिंह ने एक पोस्ट डाली कि लड़ेगा जौनपुर, जीतेगा जौनपुर। उनकी यह पोस्ट ऐसे समय में पड़ी कि उसके 48 घंटे बाद ही अदालत में वो दोषी ठहरा दिए गए। आप ये कह सकते हैं कि माफिया और बाहुबली कहे जाने वाले धनंजय सिंह का जो राजनीति का जो सितारा है, जो सूरज है, वो अब अस्ताचल की ओर चल पड़ा है, क्योंकि 7 साल की सज़ा के बाद वो भविष्य में कोई चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, अयोग्य करार दे दिए गए। धनंजय सिंह पिछले 3 दशकों से जौनपुर की सियासत में एक बाहुबली नेता के तौर पर पहचान बनाते चले आए हैं, उनकी गिनती हो रही थी। लेकिन कृपाशंकर सिंह के नाम घोषित होते ही उनके सियासत का सितारा अचानक से डूब गया। बाहुबल के मामले में उनका हमेशा एक बड़ा नाम रहा है। बताते हैं कि 1990 में जब वो कक्षा 10 में पढ़ते थे तो अपने पूर्व शिक्षक की हत्या में उनका नाम सबसे पहली बार आया था। लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान 1997 में अंबेडकर पार्क के निर्माण से जुड़े एक इंजीनियर थे गोपाल शरण, जिनकी हत्या में धनंजय सिंह नामजद हुए और उन पर उस समय 50,000 का इनाम घोषित किया गया। 1998 में भदोही मिर्जापुर बॉर्डर पर पुलिस के साथ एक इनकाउंटर हुआ और इस इनकाउंटर में यह दावा किया गया कि धनंजय सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। लेकिन इस घटना के 4 महीने बाद धनंजय सिंह अदालत में जिंदा निकले, पेश हुए और बताए कि मैं तो जिंदा हूं। इतनी सुर्खियों के बाद धनंजय सिंह 2002 में रारी से निर्दलीय विधायक का चुनाव जीते पहली बार, और उसके बाद 2007 में वह फिर विधायक बने। लेकिन इसी दौरान बसपा ने 2009 में उनको जौनपुर से लोकसभा का टिकट दे दिया और वो चुनाव जीतकर सांसद बन गए। धनंजय सिंह की जो दुश्मनी है वो पूर्वांचल के कई माफिया गिरोहों से भी रही है। खास तौर से मुख्तार अंसारी, अभय सिंह, इन जैसे लोगों के साथ उनकी राजनीतिक दुश्मनी खुलेआम चलती रही है। धनंजय सिंह का राजनीतिक जीवन जहां उथल पुथल भरा रहा है, वहीं उनके निजी जीवन में भी बहुत सारे तूफान और कहानियां आई हैं। उन्होंने 3 शादियां की। इस समय उनकी जो पत्नी है वो श्रीकला रेड्डी हैं, वो जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। बताते हैं कि धनंजय सिंह की उनके साथ शादी पेरिस में हुई थी। तो जो सियासत में एक बड़ा नाम था, एक बड़ा चेहरा था, वो धनंजय सिंह
सिर्फ एक चुनाव लड़ने के ऐलान से अचानक से अदालत के फंदे में ऐसे फंस गए कि उनका पूरा कैरियर समाप्त हो गया। दोनों की टाइमिंग ऐसी है जिसको लेकर लोग इस बात का अंदाज़ा भी लगाते हैं कि भाजपा के साथ धनंजय सिंह का जो पंगा है वो महंगा पड़ गया है और उनके कैरियर पर ग्रहण उनके इस ऐलान से ही शुरू हुआ जो सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट वायरल हुई। अब सियासत के कितने रंग हैं और कितने दांव पेच हैं, बड़े से बड़ा बाहुबली हो, माफिया हो, लेकिन जिसके पास सरकार है, सत्ता है, उससे वो लड़ नहीं सकता है। और धनंजय सिंह का ये मामला इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। बहरहाल सियासत उस चीज़ का नाम है जो हर कीमत पर जीतना चाहती है, सत्ता में आना चाहती है, चाहे उसके लिए किसी के सीने पे पैर रख के आगे बढ़ना हो, चाहे गर्दन पे रख के बढ़ना पड़े और चाहे किसी को रौंद के बढ़ना पड़े। तो सुनिएगा नदीम फर्रुख का आज का ये शेर बहुत ही मौजू है जो इस पर बहुत फिट बैठता है कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पे अड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया और उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और जिस दिन से उसने मेरे उरूज की खबर सुनी उस दिन से उसका जहनी तवासुल बिगड़ गया। नमस्कार।